सिमरन, अगर आपकी प्रिपरेशन जर्नी पर एक मूवी बने तो उसका टाइटल क्या होगा? रैंक 2 है आपका, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जब रिजल्ट देखा, रैंक देखी, तो क्या रिएक्शन आपका था और आपकी फैमिली का था? वीक एरियाज पे कैसे आपने काम किया? सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी हैबिट क्या होनी चाहिए? जो स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, उनको क्या स्पेशल एडवाइस देंगे? एक लाइन में 2026 असिस्टेंट अकाउंटेंट एस्पिरेंट्स को एक फाइनल एडवाइस। डीमोटिवेट होने की नीड नहीं है। अगर आप अभी भी चाहो तो अचीव कर सकते हो। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स आप सभी को। कई टाइम से प्लान जो है वो चल रहा था उत्तराखंड आने का। वैसे एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक प्रोग्राम हमारे करने का प्लान था, जिसमें जो स्टूडेंट दूर थे, स्पेशली जो हल्द्वानी और वहां से जो स्टूडेंट आ रहे थे, तो उनके लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था करके हम यहाँ पे एक प्लान करना चाह रहे थे। फिर अचानक से जो है वो UKSSC बोर्ड ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया, तो वो सारा प्रोग्राम जो है वो बिगड़ गया। तो फिर हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए। तो प्लान कम ही था, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने भी स्टूडेंट से मिलना हो पाएगा वही अच्छा है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो फीलिंग और वाइब्स जो है वो प्रॉपर मैच नहीं हो पाती, क्योंकि वो मोड पूरा ऑनलाइन है, तो सब कुछ स्क्रीन पे रहता है। तो और हमने कई सालों तक फिजिकली पढ़ाया है, तो एक फिजिकल मिलने का जो मजा होता है वो बड़ा अलग होता है। तो इसलिए प्रोग्राम हमने स्पेशली रखा कि जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनको भी एक गाइडेंस मिल जाए। फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है एग्जाम की प्रिपरेशन करना, स्पेशली जब आप शादी आपकी हो जाती है, उसके बाद भी अगर बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद में अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो एक बार पूनम जी के लिए तो तालियां बननी चाहिए। 2 बच्चों को मैनेज करते हुए सिलेक्शन लेना अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही टफ टास्क है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं मेल्स को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। मेल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मेल्स के ऊपर तो परिवार डिपेंडेंट रहता है, तो हमको कहीं ना कहीं हमारी अर्निंग का भी सोचना है, और अर्निंग का सोचते हुए हमको खुद को भी स्टेबल होना है। तो वो भी अपने आप में मुझे लगता है किसी संघर्ष से कम नहीं होता। तो सबसे पहले हमारे साथ में जो है वो अभी 4 एस्पिरेंट्स हैं। एक बार आप लोग अपना इंट्रोडक्शन रैंक के साथ प्लीज बता दीजिए। मेरा नाम सागर गुप्ता है, मेरी रैंक 2nd आई है, और अभी मेरी नियुक्ति पत्र मुझे आज मिला है, जहाँ पे मुझे नगर निकाय मिला है टिहरी। मेरा नाम शैलेश सिंह कसनियाल है और मैं पिथौरागढ़ से हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग मुझे नगर पालिका परिषद धारचूला मिली है, और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है। मेरा नाम मनोज जोशी है और मेरी पोस्टिंग नगर निगम रुड़की में हुई है। मेरा नाम सिमरन पुजारा है और मेरी रैंक 25th थी, और मुझे पोस्टिंग रुद्रपुर में मिली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सागर आपसे ही पूछते हैं, एक रैपिड फायर है। हर क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे 1 से 2 मिनट में एंड करने की। तो क्योंकि रैंक 2 है आपका, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जब रिजल्ट देखा, रैंक देखी, तो क्या रिएक्शन आपका था और आपकी फैमिली का था? सर, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो मुझे पता नहीं था रिजल्ट आया। उस दिन धुरंधर देखने गया था मैं। सच में रिजल्ट तो वाकई मैंने, जब इंटरवल का टाइम था उस टाइम मैंने रिजल्ट देखा, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कोई और सागर गुप्ता हो सकता है। फिर जब फादर का नाम चेक किया, वहाँ पे फिर रोल नंबर चेक किया, तो 4 या 5
5 बार जब श्योर हो गया, 2-3 लोगों के फोन आ गए, तो जब कंफर्म हो गया कि हाँ सेकंड रैंक है, तब सब फैमिली मेंबर्स को बताया। फिर उसके बाद ये था कि चलो फाइनली एक जो स्ट्रगल लाइफ थी वो अब जाके एंड हुई है यहाँ पे, कि अब दर नहीं भटकना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शैलेश आपसे है। आपने कब डिसाइड किया कि सीरियस मोड पे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और आपने पहली ही बार इस एग्जाम को दिया है, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरे ख्याल से 2024 के आसपास पता चला असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में। उससे पहले तो मेरे को ऐसा कुछ खास पता था नहीं। और गवर्नमेंट के साइड में मेरे का ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं था पहले से। मैं ट्यूशंस पढ़ाता था और मैंने बताया था मैं एडवोकेट भी था। तो उसके बाद जब वैकेंसी आने वाली थी, उन दिनों मुझे पता चल गया थी वैकेंसीज आने वाली हैं और ऐसे ये सिलेबस रहेगा, पुराना वाला सिलेबस देखा था। उसके बाद ये रहा कि जिस दिन वैकेंसी आई उस दिन से मैंने सीरियसली पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, और मेरे को पूरे 5 महीने मिले थे। और मैंने 28 मार्च को जिस दिन वैकेंसी आई थी, शाम का टाइम था, उसके दूसरे दिन से ही फुल फ्लैश पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी थी, मतलब एकदम सीरियस मोड में। उसके बाद मैंने दूसरे दिन से अपनी ऑफिस सब छोड़ा और अपना पढ़ाना वढ़ाना भी छोड़ लिया था मैंने। बस मैं उसके बाद 1 या 2 बजे लेता था शाम को, और मैं पूरा दिन पढ़ाई करता था। उसके बाद वो 5 महीने की प्रिपरेशन मेरी बहुत मतलब एक टर्निंग थी कह सकता हूँ मैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो कि मैंने लाइफ का किया पढ़ाई में खासकर, वो 5 महीने ही थे। मेरी एकेडमिक्स बहुत अच्छी नहीं रही है स्कूल टाइम से ही। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, हमेशा स्कोर वही करते हैं और सेलेक्ट भी वही होते हैं। मतलब मैंने फाइनली बताऊं तो ये मेरा पहला एग्जाम था गवर्नमेंट का, और मैंने सबकी कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों के मार्गदर्शन से मैंने पहली बार में क्लियर कर लिया। तो आपके सिलेक्शन में एमसीक्यूज का, पीवाईक्यूज का, रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? इसको कैसे आपने किया? ज्यादा तो एमसीक्यू जो मैंने जो टेस्ट सीरीज के किए, तो इसका काफी बेनिफिट मिला। ओके सिमरन, प्रिपरेशन जब आपने स्टार्ट किया तो आपके वीक एरियाज कौन से थे? माना कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, पर फिर भी कभी ना कभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, तो वीक एरियाज पे कैसे आपने काम किया? सर सबसे मैंने सिलेबस प्रिंट कराया। सिलेबस प्रिंट कराने के बाद मैंने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करा कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे मुझे वर्क करना है और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और सबसे पहले मैंने वही एरियाज़ कवर करे जो वीक पॉइंट था, ताकि बाद में जब मैं प्रिपरेशन मतलब फाइनल पे भी आऊँ तो उस पे तो कम ही टाइम लगेगा, लेकिन जो मेरे वीक एरियाज़ हैं वो कवर हो जाएं। मैंने नोट्स बनाए थे उसके, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो नोट डाउन करे। एक अलग से सेपरेट नोटबुक बनाई थी जिसमें खुद के नोट्स बनाए, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़, अगर उससे रिलेटेड एमसीक्यू कहीं भी मिल रहे हैं, इवन चैट जीपीटी, जेमिनी, एआई, जहाँ मर्जी से जितने भी एमसीक्यू मिले सब करे। कोई नया पॉइंट आया तो उसे मैंने नोट कर लिया उन्हीं नोट्स में, और पहले उन पे वर्क करा। देन मैंने जो मतलब लग रहा था कि ये तो हो जाएगा, उससे भी बहुत अच्छे से कवर करा, क्योंकि उसमें से भी माइनस मतलब मार्क्स नहीं कट होने चाहिए थे। तो उसे भी कवर करा, और उसके बाद 50% तो सिलेबस मतलब 100% करा, लेकिन 50% अगर उसका कंट्रीब्यूशन था तो 50% पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज और मॉक जितने भी दिए उनका कंट्रीब्यूशन था। ओके, जैसे हमारे एस्पिरेंट हैं, क्या नाम था आपका? आनंद ने पूछा था एक क्वेश्चन मेरे से आके कि सर मेरे बाकी सब ठीक है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बाकी सब ठीक है, तो मैं उसको कैसे कवर कर सकता हूँ? तो कुछ आइडिया आपकी तरफ से, कुछ सजेशन? नकुल सर इससे बेटर और क्या होगा? इकोनॉमिक्स के टीचर खुद हैं, उससे अच्छा क्या हो पाएगा? आप नकुल सर को फॉलो करो और वो पूरा सिलेबस जो है आपको एक ही जगह पे मिलेगा, और अच्छे से वो सिलेबस करना, और पीवाईक्यूज भी एक बार देखना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, और हो जाएगा। टेस्ट सीरीज ने आपकी प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस क्रिएट किया? केवल मार्क्स मिले या स्ट्रेटजी भी उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज करी? टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले मुझे, सही बताऊँ तो। सबसे पहले तो मुझे मिला कॉन्फिडेंस उससे। पहले मुझे लगता था कि जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो मुझे लगता था कि ये नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ, ऐसा लगता था मतलब काफ़ी टाइम तक। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले मैंने जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करी थी हम लोगों ने, उससे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। तो एक तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और फिर एक आइडिया लग गया था कि किस टॉपिक में मैं कितना वीक हूँ और कितना मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब उस टॉपिक में। एक ये चीज़ें मुझे पता लग गई थी। और उसके साथ साथ मैंने एक नोटबुक बनाई थी, उसमें क्या करता था, जो भी मैं टेस्ट देता था उसके मतलब जिसमें भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी, जैसे अगर उसमें 100 क्वेश्चंस हैं तो अगर हो सकता है कि उसमें 30 क्वेश्चंस मेरे को डाउट है, तो उसको मैंने बहुत अंदर भी बहुत बताई थी, 2-3 स्ट्रेटेजी बनाई थी। मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे 2-3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया था। उनको मैं नोट डाउन कर लेता था उस नोटबुक में अपने, और बार बार उसको रिवाइज करता था। उसके बाद फिर मैंने फुल मॉक लगाए, उससे मेरे को कॉन्फिडेंस तो बहुत मिला। मतलब एक तो कॉन्फिडेंस मिला, और एक टेस्ट सीरीज से सबसे ज़्यादा फायदा ये मिला कि एक मेरे को आइडिया लग गया कि कितना टाइम मिलता है एग्जाम में बैठने का, और कितने टाइम में हमें कितने क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, और कितना टाइम एक क्वेश्चन में टाइम देना पड़ता है। मतलब
और कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट पहले करना है और किसको छोड़ना है पहले और किसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी मतलब टेस्ट सीरीज से बहुत हेल्प मिली हमें। और एग्जैक्टली जैसे हमने टेस्ट सीरीज बना के मतलब जैसा मॉक में करते थे ना, लगभग वही फॉलो हमने एग्जाम में किया बाद में। बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं है, बट फिर भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता है कि यार बेस हमारा मजबूत नहीं है, तो क्या इसका रोल एग्जामिनेशन हॉल में होता है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है, सपोज हमने वो स्किप कर दी कि लाइक ये मेरा टॉपिक है, ये मुझे क्लियर नहीं है, और हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं ये नहीं आएगा एग्जाम में, और वो ही आ जाता है कई बार, और उसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें अपनी तरफ से सिलेबस में कुछ भी स्किप नहीं करना, हमें सब कुछ पढ़ के जाना है, 100% उसकी प्रैक्टिस करके जानी है, बिकॉज हमें नहीं पता किस टॉपिक से क्या आने वाला है। लेकिन अगर हमने बहुत उसे डेप्थ में नहीं पढ़ा तो हम वो नहीं कर पाएंगे। एक लाइन में 2026 असिस्टेंट अकाउंटेंट एस्पिरेंट्स को एक फाइनल एडवाइस। तो कुछ नहीं है, बस अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, रिवीजन करते रहना है अपना। नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा रूल है सिलेक्शन में और डी सिलेक्शन में, तो नेगेटिव मार्किंग को कैसे आपने मैनेज किया? जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगा आपको, जब नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/4 है ना, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब एग्ज़ाम आता है, कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें 16 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके करे हुए आएंगे, राइट। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े मीडियम होंगे, मतलब कि थोड़ा सा ट्विस्टेड होंगे, लेकिन आपको आते होंगे, मतलब उसमें आपको ऐसा लगेगा कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही हैं। और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत, मैं यूके SSC के रेफरेंस से बता रहा हूँ आपको, तो जो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सर के ऊपर से जाएंगे, ऐसा ही होगा, है ना। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। तो पहले आप क्या करिए, जब आप पेपर देखते हैं, जब आपके सामने पेपर आता है, तो पेपर को डायरेक्ट शुरू मत करिए। आप सबसे पहले उन 60 क्वेश्चंस को ढूंढिए जो आपको आते हैं, उन 60 क्वेश्चंस को निपटा दीजिए और उस पर OMR भर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये हो जाएगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, और ये काम आधा घंटा लगता है इसको करने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, टेस्ट सीरीज देंगे, तो यही पैटर्न फॉलो करिएगा आप लोग। तो 60 क्वेश्चंस आप ऐसे होंगे जो आप देखते ही कर लेंगे, या थोड़ा सा आप हल्का सा भी उसमें दिमाग लगाएंगे तो वो हो जाएंगे आपसे। 50-60 में बता रहा हूँ आपको, आप पास तो हो गए, एग्जाम क्लियर हो गया आपका, मतलब आपने वो क्लियर कर लिया, पास, मिनिमम पासिंग परसेंटेज आपकी आ गई। अब जो नेक्स्ट 20, अब वो 20 क्वेश्चंस पे जाइए, जब जो क्या थोड़े ट्रिकी होते हैं, उनको मैंने कैसे टैकल किया था, मैंने एलिमिनेशन टेक्निक से उसको क्लियर किया था। जैसे 4 ऑप्शन थे, मुझे लग रहा है उसमें 2 सही है, तो उन 2 को तो काट दिया, वहीं पेपर पे ही काट दिया, अलाउड होता है पेंसिल चलाना वहाँ पे, तो उन 2 को काट दिया। अब उन 2 में से जो सबसे आपको क्या कहते हैं लग रहा है नजदीकी है, उस पर टिक कर दो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। 50-50% में एक तो सही होगा। RPSC की कौन सी बात आपको दूसरे और भी रिसोर्सेज हैं उनसे थोड़ी सी हटके लगी? RPSC अड्डा की जो सबसे अलग बात है वो ये है कि लास्ट मोमेंट तक आपके साथ है। बाकी जैसे आप कोई कोर्स लेंगे तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप डाउट सॉल्व किससे करेंगे, आप किससे गाइडेंस लेंगे। मैं जब RPSC अड्डा का कोर्स खरीदा मैंने, उसके बाद जब मैं उसमें आगे बढ़ता गया, तो जहाँ भी प्रॉब्लम आती थी, हम लोग सर के साथ इंटरेक्शन में थे, और कई बार लाइव आके भी आप डाउट को सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप इनकी हेल्पलाइन है उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है। वैसे आप 99% कोई डाउट ही नहीं है, और डाउट आती है तो 1-to-1 लेते हैं, YouTube पे लाइव पे लेते हैं। 2026 एस्पिरेंट्स के लिए एक 1 लाइन में एडवाइस। टाइम कम सोच के डीमोटिवेट होने की नीड नहीं है, अगर आप अभी भी चाहो तो अचीव कर सकते हो। मनोज, एक गलती जो आप अपने जूनियर्स को कहोगे बिल्कुल नहीं करनी? जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो इधर से भी देख उधर से भी देख, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे और वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग अलग है, हर किसी के मेथड्स अलग अलग है पढ़ाने के। तो एक ऑथेंटिक सोर्स ढूंढो और उसी पे भरोसा करके आगे चलो। सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी हैबिट क्या होनी चाहिए? डेली पढ़ना है और डेली के टारगेट्स बनाने हैं और टारगेट्स पूरे करने हैं और रिवाइज करना है, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है अपनी डेली, और अपने रिवीजन को फोकस करना है। जो स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, उनको क्या स्पेशल एडवाइस देंगे? टाइपिंग टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती थी, मुझे इवन अभी भी इंग्लिश टाइपिंग भी नहीं आती। आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी टाइपिंग टेस्ट? सर मैंने टाइपिंग सेलेक्ट होने के बाद? नहीं सर, मैंने जब अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है मुझे तो आता ही नहीं कुछ भी। तो और वो सारा मैंने ऑनलाइन ही सीखा है, यूट्यूब से एक एक लाइन टाइप करके। तो 1 महीने में पूरी टाइपिंग सीख गया था, और दूसरे महीने में परफेक्शन आ गई थी। सिमरन, अगर आपकी प्रिपरेशन जर्नी पर एक मूवी बने तो उसका टाइटल क्या होगा?
इफ देयर इज विल देयर इज वे। लाइक मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं प्रिपरेशन, आपको पता ही है, मैं 2 मंथ बार बार कह रही हूँ मैंने वो, लेकिन 2 मंथ पूरे दिए। जैसे पापा ने बताया, मैंने आपको सिर्फ 2 मंथ कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि दिन रात। यस, वो जर्नी देखी है उन्होंने पूरी की पूरी, आपकी कॉलेज की, नेट की, और वो लाइक उन 2 मंथ फिर मैंने और कुछ भी नहीं करा, सिर्फ मैंने प्रिपरेशन ही करी है। डे नाइट जो भी टाइम मिला, उस प्रिपरेशन में से अगर कोई टाइम निकाल के अगर मैंने लाइक थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज़ करा भी हो, वो भी रिफ्रेशमेंट के लिए 15 मिनट, हाफ आवर, इससे ज़्यादा नहीं। और इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ वे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तो क्या नहीं अचीव होता।